हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेक। तो एक और क्वेश्चन लिया है। इसी क्वेश्चन में दो गेन्स की वैल्यू कैलकुलेट करने को दिया है। तो जब आउटपुट हम ले रहे हैं ड्रेन से, ये देखो ऑब्वियसली ड्रेन इन है और ये क्या है, सोर्स इन है। तो ये क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो, वैल्यूज आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है क्या, दो गेन्स की। एक तो आरआई इनपुट रेजिस्टेंस पूछा है। अगर हम आउटपुट यहां से लेते हैं VO1, तो VO1 अपान VI, हम आउटपुट कहां से, ड्रेन टर्मिनल है, ऑब्वियसली ये एन टाइप मॉसफेट है और जहां से करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड है वो सोर्स टर्मिनल, उसके अपोजिट वाला ड्रेन। ड्रेन से आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट लगा है गेट पे, तो ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हो गया। अगर आउटपुट हम VO1 से ले रहे हैं, उस केस में गेन AB क्या होगा। और अगर हम आउटपुट कहां से ले रहे हैं, VO2 कहां से ले रहे हैं, एक तरह से सोर्स से हम आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट लगाया है गेट पे, तो कौन सा इंड कॉमन हो गया, ड्रेन, है ना। जब हम यहां से आउटपुट लेंगे तो जैसे देखो हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ लिया है, VO1 और VO2, लेकिन हम जब आउटपुट लेते हैं तो किसी एक टर्मिनल से लेते हैं। ड्रेन से लेंगे तो सोर्स कॉमन हो जाएगा, VO1 अपान VI क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का गेन। जब यहां से आउटपुट नहीं लेंगे तो यहां से लेंगे, अगर यहां से आउटपुट ले रहे हैं तो यहां से नहीं लेंगे, तो ये वाला हट जाएगा। तो सोर्स से आउटपुट ले रहे हैं, गेट पे इनपुट लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। सोर्स से आउटपुट ले रहे हैं, गेट पे इनपुट लगा रहे हैं और ड्रेन टर्मिनल इज कॉमन, ऑब्वियसली जो बचा हुआ वो कॉमन है, तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हो जाएगा। दोनों मैं इसी क्वेश्चन में पूछ ले रहा हूं और इनपुट क्या है, इनपुट इंपीडेंस RI में पूछ रहा हूं इस केस में, ठीक है ना। तो तीनों चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले जो AC मॉडल है उसके पैरामीटर्स निकालने के लिए हमें DC ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए, DC एनालिसिस करनी पड़ेगी। DC एनालिसिस करके हमें DC करंट निकालनी पड़ेगी और ऑब्वियसली वो DC करंट के लिए ये कहां पे बायस्ड होगा, आपका ट्रांजिस्टर बाय डिफॉल्ट सैचुरेशन रीजन में, क्योंकि सैचुरेशन रीजन में हम इसको यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। तो हम पहले DC मॉडल बनाते हैं, वहां से DC ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करते हैं और GM की वैल्यू निकालेंगे, फिर AC मॉडल बनाएंगे, AC मॉडल में सब कुछ फीड करके सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर्स में आप सब सारी चीजें देख चुके हैं, तो आप सीक्वेंशियली लेक्चर फॉलो करिए, क्योंकि जो चीज सिखाई जा चुकी है फिर उसका एप्लीकेशन अगले में, फिर उसका एप्लीकेशन अगले में। तो DC मॉडल बनाने के लिए क्या करते हैं, सारे कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं और जितने आपके AC सोर्सेज हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो एक ही AC सोर्स है जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये कैपेसिटर ओपन हो गया तो इसने इस पूरे लेफ्ट हाफ को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम दिस मॉसफेट। तो अब इस AC सोर्स को मैं इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा लेफ्ट हाफ डिस्कनेक्ट हो गया, ये पूरा डिस्कनेक्ट, ये बच गया ये। अब इसमें केवल DC सोर्स और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो यही इक्विवेलेंट DC मॉडल है। अब यहां पे कहीं बच जाता कोई AC सोर्स और भी, तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से उसके रिप्लेस करके हम फिर केवल DC सोर्सेज बचने देते हैं और रेजिस्टेंसेज, और हमारा वो होता है इक्विवेलेंट DC मॉडल, जो कि अभी दिख रहा है, वो बना लेते हैं, फिर DC एनालिसिस करते हैं। और DC एनालिसिस मैंने EDC क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से कवर किया है, वो जाके देख लेना। और मॉसफेट की DC एनालिसिस और क्रिटिकल होती है, तो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, क्योंकि बिना इसके आप AC एनालिसिस पे सीधे कूदोगे तो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए इट इज वेरी मच नेसेसरी, इट इज वेरी मच नेसेसरी। दिस इज नथिंग बट 3 वोल्ट, दिस इज नथिंग बट RB गिवन है, यहाँ पे RB दिया है, RG लिखना चाहिए था, मैंने 9 किलो ओम है, ठीक है। दिस इज 6 किलो ओम गिवन, दिस इज 1 किलो ओम एंड दिस इज 10 वोल्ट, है ना। ट्रांजिस्टर मॉसफेट ऑन है ऑफ है, तो क्या करते हैं, गेट और सोर्स को ओपन किया, गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज VGS, ओपन सर्किट के केस में VGS निकाला VG माइनस VS से, और VGS अगर VTN से ज्यादा है तो ऑन है, और ऑन होके या तो ट्रायोड में जाएगा या तो सैचुरेशन में। और लेकिन ये एम्पलीफायर का क्वेश्चन है, तो ये डेफिनेटली ऑन होगा DC मॉडल के केस में, और कहां पे होगा, सैचुरेशन में। तो इसलिए इन सब चीजों को करने की मुझे जरूरत नहीं, मैं सीधे मान रहा हूं कि ऑन है, और किस रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन रीजन में है। और ड्रेन और N टाइप में ड्रेन से सोर्स की तरफ कौन सी करंट फ्लो होती है, IDS, वही करंट जो ड्रेन से आती है, ये ड्रेन टर्मिनल से जो इन करती है, वही सोर्स टर्मिनल से भी फ्लो होती है। तो IDS यहां भी फ्लो हो रही है यहाँ पे, क्योंकि गेट से करंट कितनी आती है हमेशा, बाय डिफॉल्ट 0, तो यहां से 0, यहां से आई IDS, ड्रेन टू सोर्स करंट IDS, और वही करंट सोर्स से फ्लो होगी। तो जो ड्रेन से आई IDS करंट वही सोर्स से फ्लो होती है, क्योंकि गेट से करंट कितनी आ रही है, 0, यहां से आई 0, यहां से आई IDS प्लस 0, यहां IDS ही फ्लो हो गई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमें IDS करंट क्या होती है, KN इंटू VGS माइनस VTN का क्या
होल स्क्वायर होती है, ठीक है ना। ये निकाल लेते हैं, फिर सारी एनालिसिस कर लेंगे, फिर इस लेक्चर को आराम से क्लोज करेंगे। kn इंटू VGS माइनस VTN का क्या होल स्क्वायर। अब देखो इसमें kn तो पता है, VTN भी पता है, VGS अगर मैं निकाल लूं तो मुझे IDS पता चल जाएगा। अब VGS क्या है, VG माइनस VS होता है। सोर्स कौन सा टर्मिनल होता है, अब ये मत कह देना बेटा ये सोर्स टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल होता है जहां से करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड करंट जहां से शो है डायरेक्शन, वही होता है सोर्स टर्मिनल, है ना। उसके अपोजिट वाला होता है ड्रेन टर्मिनल। आउटवर्ड डायरेक्टेड करंट शो है, वो बता रही है कि N टाइप, और जहां से आउटवर्ड डायरेक्टेड है वही सोर्स टर्मिनल है, उसके अपोजिट वाला ड्रेन, और ये गेट से तो करंट जीरो आ रही है, तो पहले गेट का वोल्टेज निकाल लेते हैं, फिर सोर्स का, फिर VGS आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, और ये सब टाइप के क्वेश्चन मैंने वहां डीसी एनालिसिस में कवर किया है, तो आप पहले उसको अच्छे से कवर करके सब चीजें फॉलो करना है ना। अब देखो ये प्लस माइनस 3 वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इन ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो प्लस इन माइनस के इस रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा कितने वोल्ट से, जितने वोल्ट की बैटरी है, और माइनस इन 0 पे है तो प्लस इन बढ़ेगा 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। गेट टर्मिनल से करंट तो हमेशा क्या जाती है 0, है ना। ड्रेन टू सोर्स ही केवल करंट फ्लो होती है, इसीलिए ड्रेन से जो करंट फ्लो होती है वही सोर्स से, है ना। तो ये 3 वोल्ट, तो इस आरबी रेजिस्टेंस से करंट कितनी जा रही है, अगर यहाँ करंट 0 है तो पीछे से भी करंट 0 आ रही है, तो इसके क्रॉस कोई भी करंट नहीं है। जब इसके क्रॉस कोई करंट नहीं है, यही गेट है, तो अब अगर किसी रेजिस्टेंस से 0 करंट फ्लो हो रही है तो उसके दोनों इनका पोटेंशियल सेम, तो VG हमें पता चल गया है हमें, लेकिन VGS चाहिए 3 वोल्ट। ये तो 3 वोल्ट से कनेक्टेड है ना, यहां से की सर्किट बता रही है कि ये 3 वोल्ट से कनेक्टेड है। VS कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, अब सोर्स से करंट फ्लो हो रही है IDS, तो अब सोर्स का पोटेंशियल मैं निकाल लेता हूं कितना होगा। अब ध्यान से देखो, इस 1 किलो ओम के अक्रॉस IDS करंट है, IDS को मैं मान रहा हूं बाय डिफॉल्ट मिली एंपियर में, मैं वोल्टेज को वोल्ट में लूंगा, रेजिस्टेंस जो किलो ओम में, तो जो करंट आएगी मिली एंपियर में आएगी बाय डिफॉल्ट। अब अगर ये इस 1 किलो ओम के अक्रॉस IDS करंट है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस कितना होगा, IDS मिली एंपियर इंटू 1 किलो ओम इज IDS वोल्ट होगा। IDS वोल्ट है ये, है ना, ये जो प्लस माइनस वोल्टेज है IDS इंटू 1, अगर ये 2 किलो ओम होता तो 2 IDS वोल्ट हो जाता है, ये IDS वोल्ट, है ना। अब देखो ये प्लस माइनस IDS वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इंड कहां से कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो प्लस इंड माइनस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कितने वोल्ट से, जितने वोल्ट की बैटरी है, IDS वोल्ट की बैटरी है, माइनस इंड 0 पे है तो प्लस इंड 0 के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा कितने वोल्ट से, माइनस इंड के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा प्लस इंड IDS वोल्ट से, तो 0 है माइनस इंड का पोटेंशियल, तो 0 के रिस्पेक्ट में IDS वोल्ट से बढ़ेगा प्लस इंड 0 प्लस IDS, प्लस इंड का पोटेंशियल यही तो सोर्स इंड है, प्लस इंड इस रेजिस्टेंस का प्लस इंड तो सोर्स है, कितना हो जाएगा इसका पोटेंशियल VS IDS वोल्ट से बढ़ेगा 0 प्लस IDS, इस नोड का पोटेंशियल IDS हो गया। तो अब VGS कितना हो जाएगा, VG माइनस VS, और VS कितना है अभी निकाला आपने, ये वेरिएबल है IDS, क्योंकि आपके पास सैचुरेशन करंट की एक ही इक्वेशन है। अब अगर यहाँ VG नोन है, VT नोन है और VS एक वेरिएबल है, तो अगर एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल आएंगे तो आप एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे करंट निकालनी थी IDS, तो मैंने जो VS सोर्स वोल्टेज जो वेरिएबल था, जो डिपेंड कर रहा था करंट IDS पे, VS की वैल्यू मैंने IDS के फॉर्म में फाइंड आउट कर ली। अब इस इक्वेशन में एक ही अननोन रह जाएगा, कौन सा, IDS, और उसको मैं सॉल्व कर लूंगा, है ना। एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, तो VGS इज इक्वल टू VG माइनस क्या, VS 3 माइनस IDS। अब यहां पे वैल्यूज रख देते हैं, तो IDS इज इक्वल टू Kn को मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर में लेना पड़ेगा, जहां भी करंट आ रही है वो मिली एम्पियर होनी चाहिए, तो Kn यहां आ गया VGS 3 माइनस IDS माइनस VTN कितना है 1, तो यह आ जाएगा 2 माइनस IDS इसका होल स्क्वायर। Kn की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो यह आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, IDS स्क्वायर माइनस 4 IDS प्लस 4 आ जाएगा, IDS स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू IDS, है ना, माइनस 2AB। यहां से देखो अगर इक्वेशन बनाए तो IDS स्क्वायर माइनस 5 IDS प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 IDS माइनस 4 इंटू IDS माइनस 1 कर दें तो यही इक्वेशन बनेगी। तो एक है 1 मिली एम्पियर, IDS किसमें आएगा 4 मिली एम्पियर। अब इसमें से एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और अगर आप डीसी एनालिसिस दिए होंगे, देखे होंगे मैंने जो कराया था, तो नॉर्मली इसमें जो लोअर वैल्यू होती है उसके लिए ये ट्रांजिस्टर सेटिस्फाई कर जाएगा सैचुरेशन केस की कंडीशन, और यही आपकी फाइनल करंट होगी, है ना। तो अब
IDS इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर के लिए आप चेक करना, IDS इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर के लिए जो VDS आएगा वो IDS इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर के लिए जो VDS की वैल्यू क्या होती है, VD माइनस VS। VD आपको निकालना पड़ेगा और VS आपको निकालना पड़ेगा। VS इज इक्वल टू IDS वोल्ट है, IDS की वैल्यू 1 मिली एम्पियर लोगे तो VS की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगी, है ना। IDS का जितना मैग्नीट्यूड है उतना वोल्टेज है VS, है ना, ठीक है। तो VD और VS निकालोगे तो वहां से VDS निकालोगे 1 मिली एम्पियर करंट के लिए। इनमें से एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि एक ही ब्रांच है, वहां एक ही कोई करंट होगी ना, दोनों कैसे। तो अगर इसमें से जिस करंट के लिए VDS ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VTN सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपकी करंट होगी, और आपने जो माना था कि ये सैचुरेशन में है वो आपका एजम्पशन भी क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि आपने माना है ऑन होके सैचुरेशन में जाएगा, तभी सैचुरेशन करंट की इक्वेशन आप यूज कर रहे हो। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आप 1 मिली एम्पियर के लिए लगा के देखना, आपको VDS आएगा 3 वोल्ट, मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूं, आप कैलकुलेट करके देखना, VD निकालना VS, VD माइनस VS से VDS, तो आपका आएगा VDS की वैल्यू 3 वोल्ट और VGS की वैल्यू तो यही है 3 माइनस IDS 1 मिली एम्पियर के लिए। IDS ये IDS वोल्ट है, VS की वैल्यू ये IDS वोल्ट है, ठीक है ना। तो 3 माइनस IDS, VGS की वैल्यू 2 वोल्ट है फॉर IDS इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, है ना। और VGS माइनस VTN 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट, और VDS आ रहा है 3 वोल्ट फॉर करंट 1 मिली एम्पियर। तो दिस 3 वोल्ट VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VTN 1 वोल्ट, यानी कि इस IDS इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर के लिए दिस ट्रांजिस्टर इज डेफिनेटली, दिस MOSFET इज डेफिनेटली इन सैचुरेशन रीजन। और आपने जो माना था वो एजम्पशन IDS इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर के लिए सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये करंट फ्लो हो रही है और आपका MOSFET किसमें, सैचुरेशन। आप 4 मिली एम्पियर के लिए निकालोगे तो VDS ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VTN सेटिस्फाई नहीं होगा। और साथ में अगर आप देखो IDS इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर लेते हो तो VGS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस IDS वोल्ट है, यहाँ पे IDS वोल्ट है, VS की वैल्यू IDS वोल्ट है, IDS मिली एम्पियर इंटू किलो ओम से मल्टीप्लाई किया, ये IDS वोल्ट था, तो जो VS की वैल्यू IDS वोल्ट है, ध्यान रखना। तो 4 मिली एम्पियर है तो 4 वोल्ट है, यहाँ पे ये IDS वोल्ट है ना। और IDS की वैल्यू करंट जब आएगी तो मिली एम्पियर में आएगी, यहाँ पे क्योंकि 1 किलो ओम हिडन है, यहाँ 1 किलो ओम का मल्टीप्लिकेशन हिडन है, तो यहाँ 4 वोल्ट 3 माइनस 4 वोल्ट, IDS इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर के लिए VGS कितना आ जाएगा, माइनस 1 वोल्ट। और अगर ट्रांजिस्टर को ऑन रहना है तो VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VTN होना चाहिए। अगर VGS अगर VTN से कम हो गया तब तो ट्रांजिस्टर ही ऑन नहीं है, तो करंट कहां से फ्लो होगी, ट्रांजिस्टर ऑन तो होना चाहिए भैया जी, तभी तो करंट फ्लो होगी। तो 4 मिली एम्पियर के लिए तो VGS ग्रेटर देन VTN ही फेल हो गया, मतलब ये करंट तो पॉसिबल ही नहीं है कि फ्लो हो सकती है, क्योंकि इस करंट के लिए तो ये ऑन ही नहीं है। जबकि हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया था तो डेफिनेटली पता था कि ट्रांजिस्टर ऑन है, तो ऑन है तो ये करंट पॉसिबल हो सकती है। तो ये बता रहा है कि ट्रांजिस्टर ऑन की कंडीशन ही फेल हो गई। इस 1 मिली एम्पियर के लिए VGS आएगा 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, इसके लिए ऑन की कंडीशन सेटिस्फाई है। और साथ में आपने माना है ऑन होके सैचुरेशन में है तो सैचुरेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस 1 मिली एम्पियर के लिए सैचुरेशन की कंडीशन VDS ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VTN सेटिस्फाई होगा, मतलब 1 मिली एम्पियर की करंट आएगी। तो ये सैचुरेशन में है फॉर करंट IDS इज इक्वल टू 1। तो जब भी 2 सॉल्यूशन आते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन ट्रू है, ये कैसे निकाला जाता है, ये मैंने करना सिखाया डीसी एनालिसिस में, करके देखना। मैंने एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब देखते हैं AC के पैरामीटर्स GM की वैल्यू निकालते हैं, ये होता है 2 अंडर रूट KN इंटू IDS। यूनिट का बस ध्यान रखना, KN है 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर और IDS है 1 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर इंटू मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर हो गया मिली एम्पियर स्क्वायर पर वोल्ट स्क्वायर, बाहर आएगा मिली एम्पियर पर वोल्ट अंडर रूट से, तो 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट आ गया GM की वैल्यू। बस एक ही पैरामीटर होगा और दूसरा पैरामीटर RD तो बाय डिफॉल्ट इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर लैम्डा की वैल्यू गिवन नहीं है, उसकी आइडियल वैल्यू 0 लेंगे, तो RD क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो ये आ गया IDS की वैल्यू 1 मिली एम्पियर और पैरामीटर की वैल्यू GM की वैल्यू 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट आ गया बेटा, है ना, 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट आ गया। क्लियर इतनी बात? तो आ गया GM 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट, और जो DC करंट है वो लिख लेते हैं जिन लोगों को अभी है। अब बनाते हैं AC मॉडल और फिर सारी एनालिसिस कर देते हैं, फिर इस लेक्चर को क्लोज कर देंगे बेटा, है ना। अब देखो फॉर द AC मॉडल, है ना,
दिस कैपेसिटर विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, दिस विल बी शॉर्ट सर्किट, है ना। यहां से आउटपुट लेंगे, यहाँ पे इनपुट तो हो जाएगा कॉमन सोर्स, यहां से आउटपुट लेंगे, यहाँ पे इनपुट तो कॉमन ड्रेन, है ना। एक टाइम किसी एक ही से आउटपुट लेंगे। मैं एक ही में दोनों पूछना था इसीलिए शो कर दिया है मैंने, लेकिन जब आप एक्चुअल सर्किट बनाओगे या तो आउटपुट यहां से लोगे या तो यहां से, मैंने दोनों एक में ही पूछ लिया, है ना। दिस कैपेसिटर विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट and all the DC sources for AC model, all the DC sources will be replaced by their internal resistances. 3 वोल्ट एक DC वोल्टेज सोर्स है जिसका आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है 0, तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया, है ना। ये 10 वोल्ट एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, दैट इज इट इज रिप्लेस्ड बाय 0 रेजिस्टेंस, दैट इज ग्राउंड। ये हो गया। अब हम सबसे पहले जो इसके टर्मिनल आइडेंटिफाई किया करो, ये है सोर्स टर्मिनल, ये है ड्रेन और ये क्या है गेट। इन तीनों टर्मिनल का इक्विवेलेंट मॉडल मैं बनाने जानता हूं नेटवर्क, वो मॉडल बनाऊंगा, फिर जो अभी ये एसी मॉडल मैंने ड्रा किया है इसके रेजिस्टेंसेज और कनेक्शन जहां जहां है उसको मैं उसी मॉडल में फीड कर दूंगा, तो मेरा ओवरऑल नेटवर्क मॉडल आ जाएगा एसी एनालिसिस के लिए, और वहां से मैं सारी चीजें ये वोल्टेज गेन इनपुट रेजिस्टेंस क्या कर लूंगा कैलकुलेट। तो बना लेते हैं मॉडल बेटा, सिंपल सा मॉडल होता है। तो हमें नेटवर्क मॉडल जो बनाते हैं वो किसका, जो तीनों टर्मिनल होते हैं ड्रेन गेट एंड सोर्स, बाकी फिर एसी मॉडल जो हमने यहां बनाया है उसी को इस मॉडल में फीड कर देते हैं, फिर हमारा इक्विवेलेंट मॉडल बन जाता है। तो हमारे पास होता है एक ड्रेन इंड, हमारे पास एक होता है सोर्स इंड, हमारे पास होता है एक गेट इंड, ठीक है ना। गेट और सोर्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस माइनस VGS कहते हैं। इसी पे डिपेंडेंट एक करंट सोर्स होता है आउटपुट नोड एक तरह से, या आउटपुट साइड ड्रेन और सोर्स के बीच में इसी इनपुट वोल्टेज, या इसको वोल्टेज कहें, इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं। अगर गेट पे आप वोल्टेज लगा रहे हो इनपुट एसी वोल्टेज, तो इसको इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये VGS इनपुट वोल्टेज VI पे डिपेंड करेगा, है ना। तो इस वोल्टेज VGS पे डिपेंडेंट एक करंट सोर्स होगा ड्रेन और सोर्स के बीच में GM-VGS। ये हो गया आपका मॉडल। यहां से एन टाइप के केस में ड्रेन से करंट इन करती है और वही करंट सोर्स इंड पे जाके फ्लो होती है, ठीक है ना। जबकि पी टाइप में सोर्स से करंट इन करती है और ड्रेन से इस तरफ फ्लो होगी, है ना। सोर्स से इस तरफ इन करेगी और यहां, और एन टाइप में ड्रेन से इन करी और सोर्स से इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने मॉडलिंग कर दी किसकी, ड्रेन सोर्स और गेट इंड की। अब जहां जहां जो लगा है उसको लगा देते हैं। ड्रेन और ग्राउंड के बीच में एक 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, वहां लगा देते हैं। ग्राउंड पहले से मत बना लिया करो, पहले दिखा लिया करो। जो जो पोटेंशियल एक पे होते हैं, जो जो पॉइंट ग्राउंड पे होंगे सबको आपस में कनेक्ट कर सकते हो, है ना। जो जो जिन जिन नोड्स का पोटेंशियल सेम होता है उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सेम पोटेंशियल जिन जिन का उनको आपस में कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कनेक्टिंग वायर क्या बताता है कि सबका पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना। तो ये आपका RD हो गया, है ना। और यहीं से आप ले रहे हो V/1। अगर यहां से V/1 ले रहे हो तो ऑब्वियसली किसी नोड का वोल्टेज प्लस किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये प्लस माइनस यही है आपका V/1, और प्लस माइनस V/1 इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में, इन दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस V/1 है, और इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में क्या लगा है RD। तो इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस है वो भी क्या है V/1 है, क्योंकि इन दोनों नोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही प्लस माइनस V1 और इन्हीं दोनों नोड के अक्रॉस क्या है RD, तो इसके अक्रॉस जो है प्लस माइनस V/1, है ना। इस करंट को स्मॉल IDS मान लो, ठीक है ना। अब लगाते हैं सोर्स और ग्राउंड के बीच में, देखो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इसको RS बोल देते हैं ना, इसको RS बोल देते हैं ना, RS। ये R1 है, ये RD है, ये RS, है ना। ये ऐसा नहीं कि जो इनपुट सोर्स है उसका सोर्स रेजिस्टेंस है, सोर्स और ग्राउंड के बीच में लगा हुआ रेजिस्टेंस, जैसे इमीटर और ग्राउंड के बीच में लगा होता है तो RE कहते हैं, सोर्स और ग्राउंड के बीच में RS बोल दिया, ठीक है ना। गेट और ग्राउंड के बीच में RB लगा है, लगा देते हैं। गेट और ग्राउंड के बीच में क्या लगा है, RB लगा है, ये भी लगा देते हैं, ठीक है। नेटवर्क थियरी है बेटा, कुछ भी नहीं है। यहां लगा दिया क्या R1, है ना, और यहां आपने लगा दिया क्या VI सोर्स, VI सोर्स लगा दिया। यहां से पूछ रहा है इनपुट रेजिस्टेंस RI, है ना। ये 9 किलो ओम है, 9K, ये क्या है 1K है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, दिस इज ऑल्सो 1K और RD इज नथिंग बट 6K, ठीक है। ये हो गया। तो हम सबसे पहले RI निकाल लेते हैं, फिर यहां से जो आउटपुट ले रहे हैं उसको हम कह रहे हैं VO2। तो इसका ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट क्या है, ग्राउंड है, किसी नोड का वोल्टेज, तो प्लस माइनस ये क्या है VO2, और ये इसी RS के क्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस वही क्या है VO2 हम कह सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम इनपुट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है।
हमें पता है यहां से जब इनपुट रेजिस्टेंस आर आई डैश देखेंगे, मतलब गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, आप देखो ये सोर्स टर्मिनल ग्राउंड पे नहीं है कि इसको यहां से कनेक्ट कर दो, सोर्स और ग्राउंड के बीच में क्या लगा, एक रेजिस्टेंस, तो सोर्स का कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि इस आरएस के क्रॉस जब कुछ करंट फ्लो होगी तो इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा, और इसके क्रॉस होगा तो इस सोर्स का कुछ पोटेंशियल होगा, ये जीरो नहीं होगा। तो अब ये जीरो पोटेंशियल पे नहीं है तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। जब सोर्स डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट था तो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो सकते थे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा नहीं सोर्स को ग्राउंड कर दो, है ना, ये लोग कर देते हैं। आर आई डैश का क्या मतलब, यहां से आर आई डैश देखने का मतलब हमें यहां से आर आई देखना है तो हम हमेशा पहले गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस कितना वो देखते हैं हमेशा। तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना, यहां आर आई डैश कितना है, यहां से आर आई डैश जो देखोगे आप ध्यान रखना, यहां से जो आर आई डैश आप देखोगे, यहां से आर आई डैश है ना, तो यहां से जो आर आई डैश आपको दिखेगा गेट और ग्राउंड के बीच में, यहां से आर आई डैश देखने का क्या मतलब, गेट और ग्राउंड, ये गेट टर्मिनल, यहां से देखने का मतलब यहां का जो टॉप टर्मिनल है ये गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो यहां से आर आई डैश देखने का क्या मतलब, यहां का टॉप टर्मिनल, ये गेट टर्मिनल जिसका वोल्टेज आप वीजी कह सकते हैं, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो आप देखो उसको कैसे निकालेंगे, आर आई डैश को आप लिखोगे जो इस टर्मिनल का वोल्टेज है, जहां से आपने देखने को कहा जिस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, उस टर्मिनल का वोल्टेज डिवाइडेड बाय वहां से जो करंट जा रही है Ig, है ना, वहीं से जो करंट, और ये Ig हमेशा जीरो होगी, Vg तो कोई वोल्टेज होगा ऑब्वियसली, Vg ये नोड है इसका कुछ वोल्टेज होगा, और वो ये Vg किस पे डिपेंड करेगा, इस इनपुट अप्लाइड वोल्टेज Vi पे Vg डिपेंड करेगा, तो ये तो कुछ वोल्टेज होगा, लेकिन यहाँ Ig करंट हमेशा क्या फ्लो होगी, जीरो ही फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ क्या है, ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ से करंट जाने का, यहाँ से जो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है उसके लिए एक ही पाथ है, और जो ओपन सर्किट है तो Ig हमेशा क्या होगा, Ig हमेशा जीरो होगा, और Ig हमेशा क्या होगा, जीरो, एंड दिस विल, तो आर आई डैश गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंफिनिटी दिखता है, चाहे सोर्स और ग्राउंड के बीच में जीरो रेजिस्टेंस लगा हो, मतलब सोर्स ग्राउंड से कनेक्टेड हो, चाहे सोर्स और ग्राउंड के बीच में क्या लगा हो, एक रेजिस्टेंस आरएस लगा हो, दोनों केस में गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में इनपुट रेजिस्टेंस हमेशा इंफिनिटी दिखेगा। ये चीज रट लो, ये गांठ बांध लो, हमेशा के लिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, क्लियर इतनी बात, और कुछ हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो हमेशा गेट टर्मिनल ग्राउंड के बीच में, क्योंकि गेट ओपन सर्किटेड होता है तो गेट से जब इनपुट रेजिस्टेंस कभी भी देखेंगे हमेशा इंफिनिटी दिखेगा, क्योंकि गेट से कोई इनपुट करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, सिंपल सी बात, ये दिमाग में बैठा हो। अब देखो हमें आर आई यहां से पता करना है, तो इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखा, आर आई डैश, तो पूरे को हटा देते हैं, यहाँ आरबी कनेक्टेड है, पूरे को हटा के यहाँ कितना कनेक्ट कर दिया, पूरे राइट हाफ को हटाया और यहाँ कितना कनेक्ट कर दिया, आर आई डैश, बाकी की सर्किट एज इट इज बना ली, यहाँ पे है R1 और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एक कितना, यहाँ पे आ गया Vi। ये मैंने थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बना दिया इस R1 को देके, ये R1 नहीं देता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता कैलकुलेशन के लिए, R1 देके मैंने कैलकुलेशन थोड़ा टफ बनाया है, ताकि ये टफ क्वेश्चन आप कर लेंगे तो बाकी R1 जब जीरो होगा तो कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगा, R1 जीरो होने पे कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाती है, यहाँ पे R1 भी है, RS भी है, तो एक टिपिकल कैलकुलेशन है, इसी में RS जीरो कर दो, इसी में R1 जीरो कर दो, बहुत सारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। तो मैंने एक टिपिकल कैलकुलेशन करने की कोशिश की है ताकि नेटवर्क में कैसे इफिशिएंटली लगा रहा हूं वो आप देख पाओ, है ना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब मैंने इस टर्मिनल ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ को हटा के आर आई डैश लगा दिया, यही तो टर्मिनल था, यही, और इसी टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक आरबी कनेक्टेड था, फिर यहां से एक R1 था और यहां से। अब देखो इस टर्मिनल ग्राउंड के बीच में क्या लगा दिया, आर आई डैश, और ये क्या है, इंफिनिटी, तो इसको इंफिनिटी से मतलब क्या, ऐसे रिप्लेस कर दो, मतलब इसको नहीं दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहां से बताना है आर आई डैश कितना होगा, आर आई कितना होगा, है ना। तो अब आर आई यहां से देखने का क्या मतलब, इस टर्मिनल और दूसरा रेफरेंस क्या, ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस कितना। तो देखो अगर मैं ध्यान से सर्किट बनाऊं तो ये सर्किट बच गई, है ना, ये ग्राउंड है,
इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, मतलब यहाँ यही तो दो टर्मिनल हो गए, इस टर्मिनल और यही तो ग्राउंड है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Ri बताना है। यहाँ पे है R1, यहाँ पे है Rb। तो देखो इन दोनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। इन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, उसके पॉजिटिव एंड से जो करंट निकलेगी वही R1 के थ्रू होते हुए वही Rb के थ्रू फ्लो होगी और वापस माइनस चिन्ह आ जाएगी। तो करंट दोनों में सेम है, मतलब कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये Ri कितना आ गया, R1 प्लस Rb कितना, Rb इज 9 किलो ओम, R1 इज 1, दैट इज 10 किलो ओम, है ना। तो आपको निकालने आना चाहिए सीरीज एंड पैरेलल, इसीलिए मैंने ये R1 दिया ताकि कैलकुलेशन आपको करने सीख लो। आप टिपिकल क्वेश्चन करो ताकि जब R1 नहीं होगा तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। R1 नहीं होता तो आपको Ri की वैल्यू 9 Rb हो जाता है, यही R1 0 कर देते, यहाँ R1 0 कर दो, इसी इक्वेशन में 10 आ गया, क्योंकि ये क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट अगर R1 0 होता। अब यहां से Ri कितना दिखता है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, यही तो दिख रहा है Rb। सीधे सीधे आंसर होता जैसा पिछले क्वेश्चन में था, पिछले लेक्चर में जो किया था, ठीक है ना। तो ये सर्किट हो गई, ठीक है, ये सर्किट हो गई, क्लियर। तो Ri की वैल्यू मैंने निकाल ली, दैट कम्स आउट टू बी 10 किलो। अब मैं निकालता हूं सबसे पहले VO1 AV1 निकालता हूं, VO1 अपान VI, ठीक है। तो क्या है, पहले VO1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है ना। यहां से मैं थोड़ा रब कर देता हूं भाई, थोड़ा जगह चाहिए कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। फिर ये दोनों गेन्स निकाल ले, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। फिर टिपिकल कैलकुलेशन मैंने एक ही क्वेश्चन में लेके करवा, फिर ताकि आप सीख जाओ कि नेटवर्क कैसे लगाना है। फिर गेट में तो और इजी क्वेश्चन, यहाँ 0 नहीं होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी जैसे पिछले क्वेश्चन में। तो मैंने एक ही टिपिकल क्वेश्चन ले लिया। अब देखो करते हैं, ताकि आप नेटवर्क कैसे अप्लाई हो रहा है वो दिमाग में बैठा हो और कुछ नहीं। फिर तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे कर लो, ये तो थोड़ा टफ ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़े से लेंदी हैं, ये कर लोगे तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना फिर इसी को करके। अब देखो आउटपुट लिखते हैं, ध्यान से मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं। ये करंट है I1, दिस I1 इज नथिंग बट माइनस IDS एंड IDS इज इक्वल टू GM VGS, तो I1 इज इक्वल टू माइनस GM VGS है, ये बात सही है। यहाँ पे करंट कितनी आएगी I1, यहाँ से I1 एक ही बात है। इस I1 के रिस्पेक्ट में इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा I1 इंटू RD, वो इसी पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ आएगा, और इस पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ जो RD के क्रॉस वोल्टेज है वो कितना है, VO1 है। तो VO1 कितना हो गया, ध्यान से बताओ। I1 कहां से फ्लो रहा है RD में, इस ऊपर से नीचे की तरफ, तो I इंटू R जो पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू करंट I1 इसके क्रॉस, उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस यही होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में पोलैरिटी डेवलप होती है I इंटू R की। तो I1 इंटू RD की पोलैरिटी प्लस माइनस ये होगी, और इसी प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ जो RD के क्रॉस वोल्टेज है वही VO1 है। तो VO1 कितना हो गया, I1 इंटू RD, एंड दिस I1 इज नथिंग बट माइनस GM इंटू VGS इंटू RD। अब देखो मतलब VO1 आ गया VGS के फॉर्म में। अब कहीं से मैं VI और VGS में रिलेशन निकाल लूं, क्योंकि VGS इनपुट साइड में है और VI भी इनपुट साइड में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे मिल जाएगा, ध्यान से अगर देखो तो VGS और VI में रिलेशन मिल जाएगा, तो मुझे VO1 अपान VI मिल जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो यही IDS करंट कहां फ्लो हो रही है, यहां से निकली करंट IDS, यहां तो जाएगी नहीं, ओपन सर्किट, यहां और यहां के थ्रू, ये कॉमन ग्राउंड है, यहां के थ्रू निकलते हुए यहां से आ जाएगी, है ना। यहां माइनस IDS ही तो फ्लो हो रही है, I1 इज नथिंग बट माइनस IDS। इस डायरेक्शन में करंट क्या है, I1 है, दैट इज माइनस IDS। इस डायरेक्शन में करंट कितनी है, IDS इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं, और I1 इस डायरेक्शन में है, तो I1 इज इक्वल टू माइनस IDS हम निकाल चुके हैं ना। तो वही IDS यहाँ आएगी, यहाँ के थ्रू IDS इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और I1 इस डायरेक्शन में, तो I1 इज इक्वल टू माइनस IDS, है ना। तो इस RS के क्रॉस करंट इस डायरेक्शन में कौन सी है, IDS, और IDS इज इक्वल टू GM VGS है ना। और I1 इज इक्वल टू माइनस IDS है, इसीलिए I1 इज इक्वल टू क्या है, माइनस GM VGS। I1 इज इक्वल टू माइनस IDS और IDS इज इक्वल टू GM VGS। तो ये आ गया इक्वेशन, ठीक है। अब हम इनपुट साइड से किसी तरह VI और VGS में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। निकालते हैं। देखो यहां से कुछ करंट जा रही होगी, है ना। यहां से मान लेते हैं करंट कितनी है, दिस इज नथिंग बट I2 मान लेते हैं। यहां करंट I2 आएगी, तो ये सारी करंट I2 यहां फ्लो हो जाएगी कि नहीं, I2 सारी करंट यहां फ्लो हो जाएगी, ठीक है ना। I2 की सारी करंट यहां फ्लो हो जाएगी, है ना। और देखो
यहाँ I2 जो करंट आएगी यहां से निकली, ये ओपन सर्किट है तो यहाँ कुछ नहीं, यहां सारी करंट आ जाएगी। तो इस RB के क्रॉस जो वोल्टेज होगा प्लस माइनस, मैं मान लेता हूं प्लस माइनस जो वोल्टेज है इसके क्रॉस वो कितना होगा, अगर मैं VI के फॉर्म में निकालूं, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, R1 और RB क्या है, सीरीज में लगे हैं, यहां से करंट निकली इसके प्लस एंड से, प्लस माइनस मान लेते हैं। I2 वही सेम करंट यहां आई क्योंकि यहां करंट जीरो जाएगी ओपन सर्किट की वजह से, और सारी करंट यहां से वापस आके फ्लो। तो R1 और RB कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। तो RB के क्रॉस अगर मैं वोल्टेज पता करूं प्लस माइनस, ऑब्वियसली यही प्लस माइनस होगा, I2 उस डायरेक्शन में है, तो RB के क्रॉस में वोल्टेज को मान लेता हूं लेट्स से V2 I2 की वजह से, है ना। तो वो कितना आएगा बताओ, RB अपान R1 प्लस RB इंटू VI होगा क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन बड़े लेंथी हैं, जो लगा पाएगा, जिसने लगा लिया होगा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मुझे VI और VGS में रिलेशन चाहिए, ये मुझे पता है, तभी मुझे VO1 और VI में रिलेशन होगा और VO1 अपान VI से गेन आएगा। तो V2 जो इसके क्रॉस वोल्टेज मैंने क्यों निकाला अभी आपको समझ में आएगा। RB के ये VI एक इनपुट वोल्टेज सोर्स है जो दो सीरीज में रेजिस्टेंसेस है उनमें डिवाइड हो रहा है, तो सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, दोनों सीरीज में है, तो RB के क्रॉस वोल्टेज RB अपान R1 टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस RB इंटू VI। अब देखो जो ये वोल्टेज V2 है, अब देखो अगर मैं मुझे चाहिए क्या रिलेशन VGS और VI में, अब देखो यहां इसके क्रॉस वोल्टेज आ गया V2 RB के क्रॉस, अगर मैं इस लूप में कहीं से मूव कर लूं, देखो ये एक लूप ही है, ये ग्राउंड कनेक्टेड है, इस लूप में अगर मैं घूम लूं, इस V2 का वोल्टेज VI के टर्म में मुझे पता है ना, और यहां पे VGS, तो मुझे VI और VGS में रिलेशन निकल सकता है ना। मैं वोल्टेज के टर्म में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि मैं अगर VI से घूमता तो मुझे I2 का यूज करना पड़ता, यहाँ I2 इंटू R1 ड्रॉप को लिखना पड़ता, इसीलिए मैं किस लूप में घूमने की कोशिश कर रहा हूं, इस लूप में, क्योंकि मुझे V2 VI के टर्म में पता है, एक वोल्टेज है ना, और इस लूप में मैं घूम के V2 और VGS में रिलेशन निकाल लूं, और V2 का VI के टर्म में रिलेशन है, तो VGS और VI में रिलेशन आ जाएगा कि नहीं। मैं इस लूप में क्यों नहीं घूम रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे सर यहां से घूम जाते तो इजी होता, और अगर यही R1 नहीं होता, ये शॉर्टेड होता, तो ऑब्वियसली मैं ये सब नहीं करता, मैं सीधे इस लूप में घूम के VI और VGS में रिलेशन निकालता। लेकिन जब मैं इस लूप में घूमूंगा तो VI आएगा एक वोल्टेज, और R1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी मुझे पता होना चाहिए, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी, है ना। तो पहले मुझे करंट निकालनी पड़ेगी, उसकी वजह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, फिर वो लेना पड़ेगा तब, है ना। अब मैंने यहाँ पे वोल्टेज V2 निकाल लिया, यहाँ पे एक वोल्टेज V2 है, और मुझे इस लूप में घूम के V2 और VGS में रिलेशन निकालना, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप देखो लूप में घूमते हैं, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है, तो माइनस प्लस V2, फिर प्लस माइनस VGS, प्लस माइनस VGS, फिर क्या आएगा प्लस माइनस IDS इंटू RS होगा कि नहीं, बताओ, इज इक्वल टू 0 आ गए ना लूप में। इस लूप में हमने घूमे, ठीक है, और इसके क्रॉस वोल्टेज V2 था, तो माइनस प्लस V2 प्लस माइनस VGS प्लस IDS इंटू RS, है ना। अब देखो V2 की वैल्यू VI के टर्म में पता है, इसको मैं मान लेता हूं जो ये रेशियो है, दैट रेशियो इज नथिंग बट कैपिटल P मान लेता हूं, ताकि है ना मुझे इजी हो। P इंटू VI, V2 की वैल्यू, माइनस VGS के VI और VGS में ही रिलेशन चाहिए, P इंटू VI। अब IDS की वैल्यू मैं कैसे रख दूं, VGS के फॉर्म में रख दूं, तो मुझे क्या हो जाएगा, सारा रिलेशन VI और VGS में आ जाएगा कि नहीं। तो IDS की वैल्यू मैंने रख दी क्या, GM इंटू VGS इंटू RS इज इक्वल टू 0। यहां से देखो P इंटू VI कम्स आउट टू बी, VGS कॉमन ले लो, VGS 1 प्लस GM इंटू RS। तो यहां से देखो VI और VGS में रिलेशन आ गया, VGS कम्स आउट टू बी P इंटू VI अपान 1 प्लस GM इंटू RS, आ गया कि नहीं। VGS कम्स आउट टू बी P इंटू VI अपान 1 प्लस GM RS। अगर यही R1 बेटा 0 होता, तो इस इक्वेशन में अगर R1 0 रख दो, तो RB अपान 0 प्लस RB अपान RB 1, यही P की वैल्यू क्या हो जाती 1, और ये आता VI अपान 1 प्लस GM RS, है ना। अब हम निकाल लेते हैं क्या, VGS की वैल्यू VI के फॉर्म में यहां रख देते हैं, मुझे गेन की वैल्यू अब आने में ज्यादा देर नहीं है, V1 इज इक्वल टू माइनस GM इंटू
VGS की वैल्यू रख दिया हमने P इंटू VI अपान 1 प्लस GM इंटू RS, है ना, इंटू क्या आ गया RD। ठीक है, यहां से देखो VO1 अपान VI, यही तो आपका गेन है क्या, AV1 है, इस कमिंग आउट टू बी माइनस GM इंटू RD अपान 1 प्लस GM इंटू RS इंटू क्या P। तो सबकी वैल्यू रख देते हैं। GM की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट। रेजिस्टेंस को क्या किस में लेंगे, रेजिस्टेंस को ऑब्वियसली लेंगे किलो ओम में, तभी मिली एम्पियर पर वोल्ट, और रेजिस्टेंस वोल्ट पर मिली एम्पियर, यूनिटलेस आएगा, है ना। ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस GM की वैल्यू कितनी 2, RS की वैल्यू हमने कितनी ली है 1, तो दिस इज 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय P इज RB इज 9 किलो ओम, ये रेशियो है, अपान R1 प्लस RB 1 प्लस 9 10, तो किलो ओम अपान किलो ओम कैंसिल हो गया, 9 किलो ओम अपान 10 किलो ओम, तो यूनिटलेस आ गया। ठीक है, तो यहां से आया -12 अपान 1 प्लस 2 3 इंटू 0.9, तो 3 चौक के 12 -3.6 आ गया। तो यहाँ पे कितने लोगों का ये आंसर आया था, वो लोगों ने बहुत अच्छी कैलकुलेशन करी है, नेटवर्क थियरी बहुत अच्छा लगा है। मुझे VI और VGS में रिलेशन चाहिए था, तो मैंने पहले यहां से V2 को VI में लाया, फिर इस लूप से घूम के VI और VGS में रिलेशन, और यहाँ पे IDS को मैंने VGS के टर्म में लिख लिया ताकि मुझे VGS और VI में रिलेशन आ जाए। यहां से मेरा आंसर आया। तो ये आपका एम क्या है, नेटवर्क थियरी कैसे लगाऊं कि आंसर आ जाए, ये आपको ध्यान से देखना है। तो AV1 आ गया मेरा, जो कॉमन सोर्स का गेन था, आपने आउटपुट लिया था ड्रेन से VO1 और इनपुट लगाया था गेट पे, तो एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का गेन आ गया कितना, -3.6। अब हम कैलकुलेट करते हैं AV2, देखते हैं क्या आएगा, है ना। और यहाँ पे हमारा ये रिलेशन VGS और VI का हम यहाँ पे रहने देते हैं, ये हमें हमेशा काम आएगा, ये हमें हमेशा ही काम आएगा, है ना। ये रिलेशन हमें आगे भी काम आने वाला। देखो VO2 कितना है, VO2 निकाल लेते हैं, है ना। VO2 क्योंकि हमें जो गेन निकालना होता है, उस गेन में जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें पता चले उसमें कौन सा वेरिएबल आया जिसको हमें VI के टर्म में निकालना है, ताकि VO2 अपान VI में निकाल पाऊं। पहले मैं VO2 निकालता हूं, उसमें जो वेरिएबल आएगा उसको मैं VI के टर्म में निकाल लूंगा, तो VO2 VI के टर्म में आ जाएगा, और डिवाइड बाय VI करूंगा तो VI कैंसिल और मुझे गेन मिल जाएगा। यही मेरा एम होता है। तो सबसे पहले मैं VO2 लिखूंगा। VO2 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस RS, है ना। तो RS रेजिस्टेंस के कारण VO2 वोल्टेज, और RS रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कितनी फ्लो हो रही है, IDS, तो IDS इंटू RS ही तो है वोल्टेज, है ना। सिंपली इसी के क्रॉस प्लस माइनस वोल्टेज VO2 है, और इसके क्रॉस ये प्लस माइनस साइन के साथ VO2 वोल्टेज बताना है। ये प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ जो वोल्टेज है वही VO2 है, और IDS करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो IDS करंट के रिस्पेक्ट में जो इसके क्रॉस वोल्टेज I इंटू R आएगा, उसकी पोलैरिटी भी I इंटू R की प्लस माइनस यही होगी, क्योंकि करंट प्लस से माइनस की तरफ, ये प्लस माइनस I इंटू R इसके क्रॉस वोल्टेज आया, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस इस पोलैरिटी के साथ, उसको VO2 कहते हैं। दोनों की पोलैरिटी सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, VO2 इक्वल टू IDS इंटू, है ना। IDS के रिस्पेक्ट में इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हुआ प्लस माइनस इस पोलैरिटी के साथ IDS इंटू RS, और इस पोलैरिटी के साथ जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वही VO2 है, तो दोनों सेम। अब देखो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। IDS की वैल्यू कितनी है, IDS इज इक्वल टू GM इंटू VGS। तो जो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है उसका गेन माइनस साइन के साथ, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है उसका गेन क्या आया, माइनस साइन के साथ, क्योंकि जैसे कॉमन इमिटर था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वैसे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। सोर्स इज जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू इमिटर, है ना। अब GM इंटू VGS इंटू RS। अब हमें VO2 आ गया VGS के फॉर्म में, और VGS और VI में हमारे पास रिलेशन है, तो हम VO2 को सीधे GM इंटू VGS को लिख दिया हमने P इंटू VI अपान 1 प्लस GM इंटू RS इंटू RS, ठीक है ना। अब देखो यहां से VO2 अपान VI, ठीक है, ये आ गया GM इंटू RS अपान 1 प्लस GM इंटू RS इंटू क्या P। यही P की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर यही R1 0 हो जाए, आइडियल केस। R1 एक तरह से इस VI का सोर्स रेजिस्टेंस है, और आइडियल केस में ये 0 होगा, तो यही P का रेशियो जो P है वो RB अपान 0 प्लस RB 1 हो जाएगा, तो ये गेन आएगा GMRS अपान 1 प्लस GMRS। देखो GMRS अपान 1 प्लस GMRS हमेशा लेस देन 1 होगा,
कॉमन ड्रेन का गेन कितना, कॉमन सोर्स वाले के केस में जो गेन AB1 था, ये किसका गेन है, AB2 किसका गेन है, AB2 इज गेन ऑफ नथिंग बट द कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। आउटपुट ले रहे हैं सोर्स से, इनपुट लगा रहे हैं गेट पे, तो कौन सा टर्मिनल बचा, ड्रेन, वो हो गया कॉमन टर्मिनल। कॉमन ड्रेन का ये गेन है। और ये किसका गेन था, कॉमन सोर्स का। आउटपुट लिया था ड्रेन से, इनपुट लगाया था गेट पे, कॉमन सोर्स का। तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर इन्वर्टिंग है और उसका माइनस साइन, और उसमें क्या आया था, माइनस ऑफ GM इंटू RD अपॉन 1 प्लस GMRS। तो माइनस GM इंटू RD ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन यहां देखो ध्यान से, GMRS अपॉन 1 प्लस GMRS है, जो न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस दैट वैल्यू है। जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसी में 1 ऐड करके उसको डिवाइड किया गया है। तो यहां पे डिनोमिनेटर गारंटीड है न्यूमरेटर से ज्यादा है, ये रेशियो 1 से कम होगा। कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का गेन हमेशा 1 से कम होता है और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। कॉमन ड्रेन, जैसे कॉमन कलेक्टर को हम वोल्टेज फॉलोअर कहते हैं, कॉमन कलेक्टर का यहाँ इक्विवेलेंट क्या हो गया, कॉमन ड्रेन, क्योंकि कलेक्टर और ड्रेन इक्विवेलेंट टर्मिनल होते हैं। कॉमन कलेक्टर का गेन भी नियर यूनिटी होता है, स्लाइटली लेस देन यूनिटी होता है। सिमिलरली कॉमन ड्रेन का भी गेन यूनिटी के आसपास होता है, स्लाइटली लेस देन यूनिटी होता है, क्योंकि ये रेशियो हमेशा 1 से कम आएगा। जबकि कॉमन सोर्स का गेन नॉर्मली मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 1 से ज्यादा होता है। उस केस में माइनस GMRD था अपॉन 1 प्लस GMRS, और GMRD की वैल्यू 1 प्लस GMRS से हमने इस तरह से RD और RS चूज किया था कि GMRD की वैल्यू 1 प्लस GMRS से ज्यादा थी, तो गेन क्या आया था, ज्यादा आया था, गेन आया था ज्यादा, मैग्नीट्यूड की बात करें, है ना। यहां तो GMRS को ही 1 प्लस GMRS से डिवाइड करें तो ये गारंटीड है 1 से कम आएगा। तो हमेशा कॉमन ड्रेन का गेन लेस देन यूनिटी होता है और यूनिटी के पास होता है, इसीलिए फॉलोअर सर्किट कहते हैं। अगर गेन 1 के पास हो गया तो V नॉट अपॉन VI क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो V नॉट इज इक्वल टू VI। जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो इसको क्या कहते हैं, फॉलोअर। जो इनपुट है वही आउटपुट में आ रहा है ना, एज इट इज फॉलो हो रहा है, इसको कहते हैं फॉलोअर। तो कॉमन ड्रेन या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को वोल्टेज फॉलोअर भी कहते हैं, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट भी कहते हैं। तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं GM की वैल्यू कितनी है। और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर नॉर्मल एम्पलीफायर होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, जबकि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर या कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होते हैं। वो गेन तो देते हैं, साथ में माइनस साइन भी लगा देते हैं 180 का फेज शिफ्ट। जबकि कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर दे आर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखो यहाँ पॉजिटिव गेन आ रहा है कि नहीं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, ये ध्यान रखना हमेशा। GM की वैल्यू कितनी थी, GM is 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट, रेजिस्टेंस को हमेशा किलो ओम में लेंगे, दैट इज 1 किलो ओम अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट, 1 किलो ओम इज वोल्ट पर मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर पर वोल्ट एंड वोल्ट पर मिली एम्पियर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यूनिटलेस आएगा। 1 यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी ये आपस में ऐड होंगी ना, 1 अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट आना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय P की वैल्यू 0.9 है। P की वैल्यू 1 हो जाती है अगर R1 क्या होता है, 0 होता है, जो कि आइडियल केस। तो यहाँ आया 2/3 इंटू 0.9, ये तो है 2/3। ये भी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस और ये भी यूनिटलेस है, रेशियो है, तो गेन क्या है, यूनिटलेस आना चाहिए। तो ये आया 2 इंटू 0.3, तो गेन आया 0.6 और ये पॉजिटिव गेन आया। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के केस में गेन क्या आया, माइनस साइन के साथ, और कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का गेन आया पॉजिटिव। तो कॉमन इमिटर या कॉमन सोर्स एम्पलीफायर इक्विवेलेंट एक तरह से है, मतलब कंपैरिजन करें सोर्स और इमिटर टर्मिनल इक्विवेलेंट टर्मिनल हम मान सकते हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए। तो जैसे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, वैसे कॉमन सोर्स इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हुआ, और कॉमन कलेक्टर भी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, वैसे कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर भी नॉन इन्वर्टिंग। कॉमन ड्रेन मतलब ड्रेन टर्मिनल कॉमन है, आउटपुट ले रहे हैं सोर्स से, इनपुट लगा रहे हैं गेट पे। जैसे वहां कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में आउटपुट कहां से लेंगे, इमिटर से, जस्ट लाइक यहां सोर्स से लिया था, इमिटर और सोर्स इक्विवेलेंट, और इनपुट कहां लगाएंगे, बेस पे वहां लगाते हैं, आउटपुट लेते हैं इमिटर से, और कलेक्टर कॉमन होता है, दैट इज कॉमन कलेक्टर। और उस केस में भी गेन लेस देन यूनिटी होता है और यूनिटी के आसपास होता है, और साथ में पॉजिटिव साइन के साथ होता है, दैट इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब ये
180 का फेज शिफ्ट नहीं करेगा। 180 का फेज शिफ्ट मतलब इन्वर्ट कर देना, जहां पॉजिटिव हाफ होगा इनपुट का वहां निगेटिव हाफ आएगा, जहां निगेटिव हाफ वहां पॉजिटिव, तो इसीलिए इन्वर्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है ना। तो ये कैलकुलेशन में R1 दे के मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ बनाया था, वो कैलकुलेशन आप कर पाते हैं कि नहीं, इसी का ये टेस्ट था। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लिए, बहुत अच्छे से देख लिए, तो नेटवर्क थियरी कैसे इधर उधर करनी है वो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। और अप्रोच क्या, हमेशा जो गेन निकालना है उसमें पहले आउटपुट निकालो, आउटपुट में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को इनपुट वी के टर्म में लाने की कोशिश करो और रेशियो आ जाएगा। बस यही दिमाग में घूमना चाहिए जब भी गेन निकालना है। ठीक है ना, यही अप्रोच होना चाहिए। फिर उस अप्रोच पे जब कई क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत सारे आपको चीजें लगेंगी कि ये मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, ये मैं डायरेक्टली, जैसे मैं बताता था बीजेटी के केस में, यहां भी वो चीजें डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगर बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं, नेटवर्क थियरी आप इफिशिएंट हो केवीएल केसीएल में, तो बहुत सारी चीजें डायरेक्टली आप कर सकते हो। नेटवर्क थियरी पे अच्छा कमांड होना चाहिए, इनलॉग बहुत सिंपल हो जाएगी। कहां से क्या करंट निकालूं, कहां से क्या वोल्टेज निकालूं, ताकि मैं वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर पाऊं, जिनको कैंसिल करना उनको कैंसिल कर पाऊं। यही खेल है पूरे एनालॉग में नेटवर्क थियरी का, है ना। जितना एफिशिएंट होगा केवीएल केसीएल उतना एफिशिएंटली आंसर आएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और क्वेश्चन के साथ। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लाऊंगा, उसको डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत मजा आने वाला। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक मॉसफेट का लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।